दोस्तों, जब हम आज़ादी, बराबरी और इंसानियत की बात करते हैं तो इतिहास का एक काला अध्याय अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। यह वह दौर था जिसने लाखों करोड़ों जिंदगियां तबाह कर दी। यह वह समय था जब यूरोप के देश एक नए महाद्वीप पर अपनी पकड़ बनाने की होड़ में लगे हुए थे। शक्कर, कॉफी, कपास और सोने चांदी की खदानें चलाने के लिए उन्हें मजदूर चाहिए थे। लेकिन मजदूर कहां से आते? यही वह मोड़ था जब गुलामी का व्यापार यानी अटलांटिक स्लेव ट्रेड इतिहास की सबसे क्रूर सच्चाई बन गया। 16वीं सदी से लेकर 19वीं सदी तक 10 मिलियन से अधिक अफ्रीकी लोगों को जबरन उनके घरों से उठाकर अटलांटिक महासागर के पार ले जाया गया। अफ्रीका के तटीय इलाकों में यूरोपीय जहाज पहुंचते। वे स्थानीय सरदारों और व्यापारियों से सौदेबाजी करते और फिर लोगों को पकड़कर जहाजों में भर देते। इस भयानक यात्रा को मिडिल पैसेज कहा जाता था, जहां सैकड़ों लोगों को छोटे छोटे जहाजों में ठूंस दिया जाता था। न हवा, न खाना, न पानी। बीमारी, भूख और यातना से लाखों लोग रास्ते में ही मर जाते। लेकिन यूरोप और अमेरिका के लिए यह व्यापार केवल मुनाफे का साधन था। शक्कर, कॉफी और कपास की बढ़ती मांग पूरी करने के लिए गुलाम ही सबसे सस्ता और आसान साधन समझे जाते थे। स्पेन, पुर्तगाल, इंग्लैंड, फ्रांस और बाद में अमेरिका, ये सभी न्यू वर्ल्ड यानी लैटिन अमेरिका और कैरेबियन में अपनी कॉलोनियां बना रहे थे। कैरेबियन के द्वीपों पर गन्ने की खेती हो रही थी। दक्षिण अमेरिका में खदानें खोदी जा रही थीं। उत्तरी अमेरिका में कपास और तंबाकू के खेत लगाए जा रहे थे। लेकिन इन सब मेहनत भरे कामों के लिए यूरोपीय लोग खुद खेतों और खदानों में उतरना नहीं चाहते थे। उनके लिए आसान तरीका यही था कि अफ्रीकी गुलामों को पकड़कर लाया जाए और उनसे दिन रात काम करवाया जाए। यानी एक तरफ यूरोप में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो रही थी और दूसरी तरफ उसका ईंधन बन रहा था अफ्रीकी लोगों का खून और पसीना। ग्रेग ग्रैंडन अपनी किताब में बताते हैं कि गुलामी सिर्फ क्रूरता की कहानी नहीं थी, बल्कि यह पूरे आर्थिक तंत्र की रीढ़ बन चुकी थी। 17वीं और 18वीं सदी में कैरेबियन से आने वाली शक्कर ने यूरोप की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह बदल दिया। कपास ने इंग्लैंड के कपड़ा उद्योग को नई ताकत दी। अमेरिका की विशाल खेती, जिन्हें प्लांटेशंस कहा जाता था, पूरी तरह गुलामों पर निर्भर थी। गुलामी इतनी गहराई से अर्थव्यवस्था में समा गई थी कि उसके बिना यूरोप की तरक्की की कल्पना ही असंभव थी। यहां तक कि वे देश जिन्होंने बाद में आजादी और लोकतंत्र का झंडा उठाया, उनकी नींव भी उसी खून और पसीने पर रखी गई थी जो गुलामों ने बहाया था। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इतने बड़े पैमाने पर इंसानों की तस्करी और गुलामी को आखिर सही कैसे ठहराया गया? इसका जवाब है धोखे और भ्रम का जाल। यूरोपीय ताकतें दावा करती थीं कि वे सभ्यता फैला रही हैं। धर्म का नाम लेकर कहा जाता कि यह सब ईश्वर की इच्छा है और गुलामी को एक आवश्यकता बताया जाता, एक ऐसा सिस्टम जिसके बिना दुनिया की तरक्की रुक जाएगी। असलियत में यह लालच था, लेकिन उसे सभ्यता और जरूरत का नाम दे दिया गया। ग्रेग ग्रैंडन इसी को एम्पायर ऑफ नेसेसिटी कहते हैं, एक ऐसा साम्राज्य जो झूठी जरूरत और धोखे के नाम पर खड़ा किया गया। अब आते हैं उस जगह पर जहां इस किताब की मुख्य कहानी घटित होती है, दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट। उस समय यहां स्पेनिश साम्राज्य का कब्जा था। पेरू, चिली और आसपास के इलाकों में सोने चांदी की बड़ी बड़ी खदानें थीं। इन खदानों में काम करने के लिए अफ्रीकी गुलामों को लाया जाता था। समुद्र के रास्ते जहाज लगातार एक जगह से दूसरी जगह सफर करते रहते थे और इन्हीं सफरों के दौरान गुलामों के विद्रोह की घटनाएं भी होती थीं। यानी समुद्र केवल व्यापार और गुलामी का रास्ता नहीं था, यह वह जगह भी था जहां गुलामी और आजादी आमने सामने टकराती थीं। गुलामों के साथ जो अमानवीय व्यवहार होता था, उसने धीरे धीरे उनके भीतर विद्रोह की चिंगारी जगा दी। कई गुलाम जहाज से कूदकर भागने की कोशिश करते, कुछ लोग खेतों और बागानों से निकलकर पहाड़ों में छुप जाते और वहां अपनी नई बस्तियां बसाते, और कुछ मौके पाकर सीधे विद्रोह कर बैठते। सन 1805 में ऐसा ही एक बड़ा विद्रोह हुआ, जहाज ट्रायल पर। गुलामों ने एकजुट होकर कप्तान और उसके आदमियों को मात दी। यही घटना ग्रेग ग्रैंडन की किताब का मुख्य केंद्र है, जिसे हम अगले भाग में विस्तार से समझेंगे। अब जरा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि स्पेन का साम्राज्य अमेरिका तक कैसे पहुंचा। 15वीं और 16वीं सदी में
जब यूरोपीय नाविकों ने नई दुनिया की खोज शुरू की तो सबसे आगे स्पेन और पुर्तगाल थे। 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस की समुद्री यात्रा ने इस नए युग की शुरुआत कर दी। जल्द ही स्पेन ने दक्षिण अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका और कैरेबियन द्वीपों पर कब्जा जमा लिया। सोना, चांदी और शक्कर, यही उनकी सबसे बड़ी चाहत थी। लेकिन इन्हें निकालने और पैदा करने के लिए भारी मात्रा में मजदूर चाहिए थे। शुरुआत में स्पेनियों ने वहां के मूल निवासियों को जबरन काम पर लगाया, लेकिन बीमारियों और अमानवीय मेहनत की वजह से कुछ ही दशकों में लाखों मूल निवासी मौत का शिकार हो गए। अब सवाल यह था कि इतना काम कौन करेगा। यही वह मोड़ था जब अफ्रीका से गुलामों को लाने का सिलसिला तेज हो गया और धीरे धीरे यह व्यापार पूरी दुनिया की सबसे क्रूर सच्चाई बन गया। स्पेन ने अपने साम्राज्य में एक व्यवस्था बनाई थी जिसे एनकोमेंडा सिस्टम कहा जाता था। इस सिस्टम में स्पेनिश अधिकारियों और उपनिवेशी सरदारों को अधिकार मिल जाता कि वे किसी इलाके के मूल निवासियों को अपने अधीन रखें और उनसे जबरन काम करवाएं। ऊपर से यह कहा जाता कि बदले में इन लोगों को ईसाई धर्म सिखाया जाएगा, लेकिन यह केवल एक बहाना था। असलियत यह थी कि स्थानीय लोगों को खदानों और खेतों में जानवरों की तरह काम करने पर मजबूर किया जाता था। यह व्यवस्था बहुत जल्दी ही क्रूर और अमानवीय साबित हुई। इतनी बड़ी संख्या में मौतें होने लगीं कि स्पेनिश साम्राज्य को श्रमिकों की नई आपूर्ति की तलाश करनी पड़ी। यही वह मोड़ था जब अफ्रीकी गुलामों की तस्करी तेजी से बढ़ गई। 15वीं सदी के अंत से लेकर 18वीं सदी तक लाखों अफ्रीकी गुलाम सीधे स्पेनिश कॉलोनियों में पहुंचाए गए। उन्हें खेती, खदानों, घरों और समुद्री कामों में लगाया जाता था। इन अफ्रीकी गुलामों के बारे में कहा जाता कि वे अधिक मजबूत और मेहनती हैं, यानी इस क्रूरता को सही ठहराने के लिए झूठ फैलाया गया। धर्मगुरुओं ने इसे ईश्वर की इच्छा बताया। व्यापारियों ने कहा कि यह आर्थिक तरक्की के लिए जरूरी है, यानी झूठ और भ्रम का ऐसा जाल बुना गया कि पूरी व्यवस्था गुलामी पर टिक गई। अब जरा दक्षिण अमेरिका का नक्शा समझिए। पेरू, चिली, अर्जेंटीना और उरुग्वे के तटीय इलाकों में बड़ी बड़ी खदानें और खेत थे। यहीं समुद्री रास्तों से अफ्रीकी गुलाम लगातार लाए जाते। पेरू की पोतोसी सिल्वर माइन यानी चांदी की खदानों में हजारों गुलाम काम करते थे। चिली और पेरू के तटीय इलाकों में गन्ने और अंगूर की खेती होती थी। लीमा और ब्यूनस आयर्स जैसे शहर गुलामों की मेहनत की वजह से ही चमक रहे थे, यानी लैटिन अमेरिका की पूरी समृद्धि इन गुलामों की हड्डियों और उनके खून पसीने पर खड़ी थी। ग्रेग ग्रैंडिन बताते हैं कि स्पेनिश साम्राज्य ने धर्म को गुलामी का सबसे बड़ा हथियार बना लिया। पादरी और मिशनरी कहते थे कि वे इन तथाकथित जंगली लोगों को सभ्य बना रहे हैं। गुलामी को धर्मयुद्ध की तरह पेश किया जाता, लेकिन असलियत यह थी कि धर्म का इस्तेमाल केवल शोषण को वैध ठहराने के लिए हो रहा था। बाइबल की आयतों को तोड़ मरोड़ कर कहा जाता कि गुलामी ईश्वर द्वारा तय है। पाप और पुण्य की परिभाषा इस तरह गढ़ी जाती कि मालिक हमेशा पुण्यवान दिखे और गुलाम हमेशा पापी, यानी इंसानियत और ईश्वर दोनों को लालच की सेवा में झुका दिया गया। स्पेनिश साम्राज्य ने गुलामी को सिर्फ सामाजिक तौर पर ही नहीं बल्कि कानूनी मान्यता भी दे दी थी। राजाओं के फरमान और अदालतों के आदेश साफ कहते थे कि अफ्रीकी गुलामों को खरीदा और बेचा जा सकता है। इस तरह गुलामों को इंसान नहीं बल्कि एक वस्तु बना दिया गया। उनकी कोई व्यक्तिगत पहचान नहीं बची थी। उनका पूरा जीवन केवल मालिक की दया और इच्छा पर निर्भर हो गया था। राजनीतिक नजरिए से भी गुलामी बेहद अहम थी, क्योंकि अगर गुलाम न होते तो स्पेनिश साम्राज्य का खजाना खाली रह जाता, यानी साम्राज्य की ताकत और दौलत सीधे सीधे गुलामों की मेहनत पर खड़ी थी। लैटिन अमेरिका के कई बंदरगाह गुलामी के व्यापार के बड़े केंद्र बन गए थे, जैसे अर्जेंटीना का ब्यूनस आयर्स, पेरू का लीमा, चिली का वाल्पाराइसो और उरुग्वे का मोंटेवीडियो। यहीं पर अफ्रीका से आने वाले जहाज रुकते, गुलाम उतारे जाते और फिर उन्हें खेतों और खदानों में बांट दिया जाता। इन बंदरगाहों से केवल सामान का ही नहीं बल्कि धोखे और हिंसा का भी व्यापार चलता था। लेकिन इतनी क्रूर परिस्थितियों में भी गुलाम पूरी तरह चुप नहीं रहे। धीरे धीरे उन्होंने प्रतिरोध करना शुरू किया। कुछ छोटे छोटे समूह भागकर पहाड़ों और जंगलों में जाकर बस गए। इन नई बस्तियों को मरून कम्युनिटीज कहा जाता था। वहीं कई जगहों पर सीधा विद्रोह हुआ, खेतों में, खदानों में और यहां तक कि जहाजों पर भी।
स्पेनिश साम्राज्य ऐसे विद्रोही गुलामों को अपराधी और गुनहगार कहता था, लेकिन सच्चाई यह थी कि यह विद्रोह इंसान की आत्मा की आजादी की पुकार था। ग्रेग ग्रैंडन कहते हैं, गुलामी कभी भी पूरी तरह स्थिर नहीं रही। हर गुलाम के भीतर आजादी की चाह हमेशा जिंदा रही। साल था 1805। दक्षिण अटलांटिक महासागर की लहरों को चीरता हुआ एक साधारण सा जहाज आगे बढ़ रहा था। इस जहाज का नाम था ट्रायल। यह एक स्पेनिश गुलाम जहाज था। इस पर लगभग 70 अफ्रीकी गुलामों को कैद करके लाया जा रहा था। जहाज का सफर अफ्रीका से शुरू हुआ था और इसका गंतव्य था दक्षिण अमेरिका का तट, जहां इन गुलामों को बेच दिया जाना था। जहाज के ऊपरी हिस्से पर कैप्टन, नाविक और व्यापारी आराम से खड़े थे, लेकिन नीचे का मंजर बिल्कुल अलग था। अंधेरा, सीलन और घुटन से भरा वह हिस्सा इंसानों के लिए नहीं बल्कि किसी माल खाने जैसा था। और हाँ, गुलामों को इंसान नहीं बल्कि माल माना जाता था। उनकी कीमत तय थी जैसे किसी जानवर की कीमत होती है। ग्रेग ग्रैंडन लिखते हैं कि जहाज के निचले हिस्से में हालात असहनीय थे। एक बेहद तंग जगह में 70 लोग जंजीरों से बंधे पड़े थे। हवा आने जाने का कोई रास्ता नहीं था। गर्मी, बदबू और पसीने की दुर्गंध से हर सांस लेना मुश्किल हो रहा था। पानी और खाने की इतनी कमी थी कि लोग धीरे धीरे कमजोर पड़ते जाते। हर दिन कई बीमार पड़ते और कुछ तो वहीं दम तोड़ देते। मरने वालों को किसी सम्मान के साथ दफनाया नहीं जाता था, बल्कि सीधे समुद्र में फेंक दिया जाता था। उन गुलामों की आंखों में एक ही सवाल तैर रहा था, क्या यही हमारी किस्मत है? और यही सवाल धीरे धीरे उनके भीतर आग बन गया। यह आग डर से बड़ी थी और इसी ने एक दिन विद्रोह की चिंगारी को जन्म दिया। एक दूसरे को ताकत देने लगे। रात के समय धीमे सुरों में गीत गाते, जिनमें छिपा होता था संदेश। कभी नजर से, कभी हल्के इशारों से वे एक दूसरे को हौसला देते। धीरे धीरे उनके बीच से नेता भी सामने आए। कोई कभी योद्धा रहा था, कोई व्यापारी, तो कोई साधारण किसान, लेकिन अब सबका मकसद एक ही था, आजादी। फिर एक रात मौका मिल गया। पहरेदार लापरवाह हुआ और कुछ गुलामों ने अपनी जंजीरों की कीलें ढीली कर लीं। धीरे धीरे कई लोग आजाद हो गए। उन्होंने जहाज के औजार उठा ली और डेक पर मौजूद सैनिकों पर हमला कर दिया। अचानक अफरा तफरी मच गई। ये वही पल था जिसका इंतजार वे लंबे समय से कर रहे थे। शरीर भूख और थकान से कमजोर था, लेकिन आत्मा आग की तरह जल रही थी। कुछ ही घंटों में हालात बदल गए। गुलामों ने कप्तान और उसके आदमियों को काबू में कर लिया। अब जहाज पर उनका नियंत्रण था। यह सिर्फ एक विद्रोह नहीं था, यह इंसान की आत्मा की सबसे बड़ी जीत थी। लेकिन असली मुश्किल अब शुरू हुई। जहाज उनके हाथ में था, मगर वे समुद्र के बीच में थे। न दिशा पता थी, न नक्शा, न ही बंदरगाह की जानकारी। ये सब तो सिर्फ स्पेनिश नाविकों को आता था, यानी आजादी अधूरी थी। और इसी अधूरी आजादी ने आगे चलकर धोखे और संघर्ष की लंबी कहानी लिखी। गुलामों ने कप्तान से कहा, हमें वापस अफ्रीका ले चलो। कप्तान ने हाँ में सिर हिला दिया, लेकिन भीतर से वह चालाकी कर रहा था। उसने जहाज की दिशा चुपचाप दक्षिण अमेरिका की ओर मोड़ दी। हर दिन वह झूठ बोलता, हाँ, हम अफ्रीका की ओर जा रहे हैं। लेकिन हकीकत यह थी कि जहाज धीरे धीरे स्पेनिश कॉलोनियों के करीब पहुंच रहा था। यहीं से शुरू हुआ धोखे का खेल, जहां गुलामों की मासूम उम्मीदें और मालिक की चालाकी आमने सामने टकराने लगीं। इतिहासकार ग्रेग ग्रैंडन लिखते हैं कि ट्रायल जहाज का विद्रोह कोई अकेली घटना नहीं था। उस दौर में कई गुलाम जहाजों पर इसी तरह के विद्रोह हुए। यह साबित करता है कि इंसान की आजादी की चाह कभी भी पूरी तरह दबाई नहीं जा सकती। ट्रायल जहाज की कहानी खास इसलिए है क्योंकि यह सिर्फ इतिहास तक सीमित नहीं रही। बाद में इसकी गूंज लेखक हरमन मेलविल तक पहुंची। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध रचना बेनिटो सेरेनो में इस घटना को साहित्य का रूप दिया। यहीं पर इतिहास और साहित्य का संगम हुआ। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह केवल कहानी नहीं थी, यह हकीकत थी, खून, पसीने और आंसुओं से लिखी हुई हकीकत। जैसे ही गुलामों ने जहाज पर कब्जा किया, पूरे माहौल में एक अजीब सी चुप्पी फैल गई। डेक पर खून बिखरा पड़ा था। कई स्पेनिश नाविक या तो मारे गए थे या फिर जख्मी हालत में पड़े थे। कप्तान और उसके कुछ साथी जीवित बचे, लेकिन अब वे गुलामों के बंदी बन चुके थे। गुलामों ने पहली बार खुले आसमान के नीचे गहरी सांस ली, लेकिन यह सांस पूरी तरह आजादी की नहीं थी, क्योंकि जहाज अब भी समुद्र के बीचों बीच था
और दिशा पर नियंत्रण अब भी उनके दुश्मन यानी कप्तान के हाथ में था। गुलामों ने कप्तान से साफ कहा, हमें वापस अफ्रीका ले चलो, वही हमारी असली जमीन है, वही हमारा घर है। उनके लिए अफ्रीका सिर्फ धरती का एक टुकड़ा नहीं था, वह उनकी जड़ों का प्रतीक था, उनकी पहचान थी, उनके परिवारों की याद थी। लेकिन कप्तान जानता था कि अफ्रीका तक जहाज ले जाना लगभग असंभव है। इतनी लंबी यात्रा के लिए न तो पर्याप्त सामान था और न ही कप्तान यह चाहता था कि ये गुलाम सच में मुक्त होकर अपने घर लौट जाए। इसलिए उसने चालाकी दिखाई, मुस्कुराकर कहा, हां, मैं तुम्हें अफ्रीका ले चलूंगा। लेकिन यह एक झूठ था। उसने जहाज की दिशा थोड़ी बदली, मगर असल में वह धीरे धीरे दक्षिण अमेरिका के तट की ओर ही बढ़ रहा था। हर दिन वह गुलामों से कहता, देखो, हम अफ्रीका के और करीब आ रहे हैं। गुलाम उम्मीद भरी आंखों से आसमान और क्षितिज को देखते। उन्हें लगता अब शायद अपना घर दिखाई देगा, लेकिन हकीकत में उनके सामने उभरती थी केवल अनजान जमीन। और यह धोखे का खेल कई हफ्तों तक चलता रहा। गुलामों ने जब जहाज पर कब्जा कर लिया तो उन्होंने अपने खुद के नियम बनाए। उन्होंने पहरेदारी बांट दी। हर दिन कुछ लोग कप्तान और उसके आदमियों पर नजर रखते। खाने पीने का सामान बराबरी से सबको दिया जाता। जो लोग कल तक गुलाम थे वही अब मालिक जैसे बन गए थे। लेकिन उनकी यह हुकूमत डर और सतर्कता पर टिकी हुई थी, क्योंकि उन्हें कप्तान पर जरा भी भरोसा नहीं था। और सही भी था। कप्तान हर पल कोई नया धोखा देने की सोच रहा था। विद्रोह के कुछ ही दिनों बाद समुद्र ने भी अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। भयानक तूफान आया, जहाज हिलने लगा। कई गुलाम जो पहले कभी समुद्र यात्रा पर नहीं गए थे, बीमार पड़ गए। खाने और पानी का सामान भी धीरे धीरे कम होने लगा। उनकी हालत बिगड़ने लगी। कई बार उनके मन में सवाल उठता, क्या हमने सही किया? क्या यह विद्रोह हमें आजादी की तरफ ले जाएगा या मौत के और करीब पहुंचा देगा? इन सब कठिनाइयों के बावजूद गुलामों ने हार नहीं मानी। वे हर दिन अपने नेताओं के साथ बैठकर आगे की योजना बनाते। कुछ कहते, अगर कप्तान हमें धोखा दे तो हमें उसे मार डालना चाहिए। दूसरे कहते, नहीं, हमें उसकी जरूरत है, उसके बिना जहाज चलाना असंभव होगा। यानी जहाज पर सिर्फ कप्तान और गुलामों का संघर्ष ही नहीं था, बल्कि गुलामों के बीच भी मतभेद और टकराव मौजूद थे। लेकिन फिर भी उनकी एकता टूटी नहीं, क्योंकि सबके दिल में एक ही सपना जल रहा था, आजादी का सपना। धीरे धीरे गुलामों को शक होने लगा। आसमान, सूरज और तारों की दिशा देखकर कुछ समझदार गुलामों ने अंदाजा लगाया कि जहाज अफ्रीका की ओर नहीं बढ़ रहा है। वे कप्तान के पास पहुंचे और बोले, तू हमें धोखा दे रहा है। कप्तान ने मुस्कुराकर झूठ कहा, नहीं, तुम गलत समझ रहे हो, यही रास्ता अफ्रीका की तरफ जाता है। लेकिन अब शक धीरे धीरे यकीन में बदल रहा था। गुलामों का गुस्सा बढ़ने लगा। उन्हें लगने लगा कि अगर जल्द ही कुछ नहीं किया गया तो वे फिर से उसी गुलामी में धकेल दिए जाएंगे जिससे निकलने के लिए उन्होंने इतना खून बहाया था। फिर एक रात हालात विस्फोटक हो गए। कुछ गुलामों ने कप्तान पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन बाकी लोगों ने उन्हें रोक दिया। जहाज पर अफरा तफरी मच गई। कई लोग घायल हो गए। गुस्सा और डर दोनों का असर सबके चेहरों पर साफ दिख रहा था। इस घटना ने गुलामों को साफ समझा दिया, उनका संघर्ष केवल जहाज पर कब्जा करने से खत्म नहीं होता। असल लड़ाई तो अब शुरू हुई थी, जहाज को सही दिशा में ले जाने की लड़ाई। इतिहासकार ग्रेग ग्रैंडिन लिखते हैं कि ट्रायल जहाज का विद्रोह सिर्फ एक घटना नहीं था, यह इंसानी जटिलताओं का आईना था। यह केवल गुलाम और मालिक की लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह भरोसे और धोखे, उम्मीद और निराशा, साहस और डर की भी कहानी थी। गुलामों के लिए यह विद्रोह जीवन और मृत्यु का सवाल था। कप्तान के लिए यह अपने व्यापार और सत्ता को बचाने का खेल था। और इतिहास के लिए यह घटना यह साबित करती है कि इंसान की आज़ादी की चाहत को कभी दबाया नहीं जा सकता। दोस्तों, हमें यह याद रखना होगा कि इतिहास हमेशा तलवार और तोप से नहीं लिखा जाता। कई बार यह राजनीति, धोखे और झूठ पर भी खड़ा होता है। जब गुलामों ने ट्रायल जहाज पर विद्रोह किया तो उन्हें लगा कि अब उनकी किस्मत बदल जाएगी, लेकिन असल में उनकी असली लड़ाई अभी शुरू ही हुई थी, क्योंकि उन्हें सिर्फ कप्तान से नहीं बल्कि पूरे उस साम्राज्य से लड़ना था जो जरूरत के नाम पर
गुलामी को सही ठहराता था। विद्रोह के बाद कप्तान ने गुलामों को यह भरोसा दिलाया कि वह उन्हें अफ्रीका वापस ले जाएगा, लेकिन यह सब झूठ था। असल में वह धीरे धीरे जहाज को दक्षिण अमेरिका की तरफ मोड़ रहा था। वह सोचता था कि जैसे ही वह किसी स्पेनिश कॉलोनी के पास पहुंचेगा, वह मदद मांग लेगा और फिर यह सारे विद्रोही गुलाम दोबारा जंजीरों में जकड़ दिए जाएंगे। यह सिर्फ एक कप्तान का धोखा नहीं था, यह उस पूरे सिस्टम की असलियत थी। एक ऐसा सिस्टम जहां मालिक हमेशा गुलामों से चालाक साबित होते और ताकत हमेशा झूठ के साथ खड़ी रहती। ग्रेग ग्रैंडिन बताते हैं कि 19वीं सदी की शुरुआत में स्पेनिश साम्राज्य और यूरोप के बाकी देश एक बड़ी दुविधा में थे। एक तरफ उन्हें अफ्रीका से सस्ता मजदूर चाहिए था, दूसरी तरफ यूरोप में दास प्रथा के खिलाफ आवाजें तेज हो रही थीं। यानी एक तरफ इंसानियत का नारा था और दूसरी तरफ आर्थिक जरूरत। इसी टकराव को ग्रैंडन ने नाम दिया एम्पायर ऑफ नेसेसिटी, मतलब ऐसा साम्राज्य जो हर अन्याय को यह कहकर सही ठहराता था कि हमें इसकी जरूरत है। जरूरत यानी नेसेसिटी। लेकिन हकीकत यह थी कि इस शब्द का इस्तेमाल शासक बहुत चालाकी से करते थे। वे कहते, अगर गुलाम नहीं होंगे तो खेती कौन करेगा? अगर खेत नहीं चलेंगे तो व्यापार कैसे होगा? अगर व्यापार रुक गया तो साम्राज्य कैसे बचेगा? इस तरह हर अत्याचार को जरूरत का नाम देकर सही ठहराया जाता। गुलामों का खून, उनका दर्द और उनकी पीड़ा सब छुपा दी जाती। यही वह राजनीति थी जिसने ट्रायल जैसे जहाजों पर इंसानों को जानवर बना दिया था। कप्तान अकेला झूठा नहीं था। व्यापारी झूठ बोलते थे कि वे सिर्फ मजदूर ला रहे हैं, लेकिन हकीकत यह थी कि वे इंसानों का सौदा कर रहे थे। राजा और चर्च भी झूठ बोलते थे। वे कहते थे कि गुलामी ईश्वर की मर्जी है, और उपनिवेशों में बैठे अधिकारी यह कहकर धोखा देते थे कि यह सब सभ्यता फैलाने के लिए किया जा रहा है। मतलब साफ था, इस पूरे साम्राज्य की नींव ही धोखे पर रखी गई थी। सत्ता हमेशा सच को दबाती थी और झूठ को नियम बना देती थी। नई दुनिया यानी अमेरिका और लैटिन अमेरिका उस समय प्रगति की धरती कही जाती थी। लेकिन सवाल यह है, उस प्रगति की असली कीमत किसने चुकाई? उसकी कीमत गुलामों के खून और पसीने से चुकाई गई। खेत हरे तो जरूर थे, लेकिन उनमें हजारों गुलामों का पसीना मिला हुआ था। इमारतें भव्य थीं, लेकिन उनकी नींव में बेड़ियों की खनक गूंजती थी, और समुद्र में दौड़ते जहाज असल में हजारों लाशों के ऊपर से गुजरते थे। यही थी उस जरूरत का असली चेहरा, जहां इंसानी हक और इंसानियत को ताक पर रखकर सिर्फ मुनाफे को पूजा जाता था। धीरे धीरे ट्रायल पर विद्रोह करने वाले गुलाम यह समझने लगे थे। उन्हें एहसास हो रहा था कि वे केवल एक कप्तान से नहीं लड़ रहे, बल्कि पूरे साम्राज्य से टकरा रहे हैं। उन्होंने सोचा था कि अब वे आजाद हो जाएंगे, लेकिन सच यह था कि उनका दुश्मन बहुत बड़ा था। हर बंदरगाह, हर अधिकारी और हर व्यापारी उनके खिलाफ खड़ा था, क्योंकि अगर ये गुलाम आजाद हो जाते तो बाकी गुलाम भी अपनी जंजीरें तोड़ने की कोशिश करते। यानी उनकी आजादी पूरे सिस्टम के लिए एक खतरा थी। ग्रेग ग्रैंडाइन बताते हैं कि उस दौर की राजनीति का असली मकसद सिर्फ सत्ता को बचाए रखना था। चाहे चर्च हो या राजा, व्यापारी हो या अधिकारी, सभी चाहते थे कि गुलामी किसी न किसी रूप में चलती रहे। अगर कहीं विद्रोह होता तो तुरंत कुचल दिया जाता। अगर कोई गुलाम अपनी आजादी मांगता तो जवाब मिलता, यह मुमकिन नहीं है क्योंकि जरूरत बड़ी है। इस तरह इंसानियत बार बार हारती रही और जरूरत के नाम पर साम्राज्य बार बार जीतता रहा। ट्रायल का जहाज सिर्फ लकड़ी और पाल से बना एक जहाज नहीं था। यह उस पूरे सिस्टम का प्रतीक था जहां कुछ लोग सत्ता का आनंद लेते थे और बाकी लोग गुलामी सहते थे। डेक पर खून और जंजीरें पड़ी थीं। कप्तान और गुलामों के बीच भरोसे की जगह अविश्वास था, और चारों तरफ फैला था सिर्फ समुद्र, जहां से बच निकलना लगभग नामुमकिन था। ये वही स्थिति थी जिसमें पूरी मानवता फंसी हुई थी, जहां साम्राज्य की राजनीति ने इंसान को कैद कर रखा था। ग्रेग ग्रैंडिन कहते हैं कि यह केवल इतिहास की कहानी नहीं है, यह हमारे समाज की मानसिकता की भी कहानी है। जब हम किसी अत्याचार को जरूरत कहकर सही ठहराते हैं तो हम उसी धोखे का हिस्सा बन जाते हैं। जब हम किसी इंसान की पीड़ा को अनदेखा कर देते हैं तो हम उसी साम्राज्य को और मजबूत कर देते हैं। नेसेसिटी का साम्राज्य असल में हमारी सोच पर टिका हुआ है। यह तभी तक जिंदा रहता है
जब तक हम उसके झूठ को सच मानते रहते हैं। इतिहास अक्सर किताबों में दबकर रह जाता है, लेकिन जब वही इतिहास साहित्य का हिस्सा बनता है तो वह अमर हो जाता है। ट्रायल जहाज पर हुआ विद्रोह अगर केवल ग्रेग ग्रैंडन की किताब तक सीमित रहता तो शायद यह केवल इतिहासकारों तक ही जाना जाता, लेकिन इस घटना को दुनिया तक पहुंचाया एक लेखक ने, और वह लेखक था हरमन मेलविल। आज हम जानेंगे कि कैसे उसकी लिखी हुई कहानी बेनिटो सेरेनो इतिहास और साहित्य को जोड़ते हुए एक ऐसी रचना बन गई जो सिर्फ एक घटना नहीं रही बल्कि इंसानी समाज का आईना बन गई। हरमन मेलविल 19वीं सदी का मशहूर अमेरिकी लेखक था। उसकी सबसे प्रसिद्ध किताब मोबी डिक मानी जाती है, जिसमें समुद्र, जहाज और इंसान की जिज्ञासा की अद्भुत दास्तान है। मेलविल खुद भी समुद्र का आदमी था। उसने नाविक की तरह कई साल समुद्र पर बिताए थे। उसने गुलाम व्यापार को, नाविकों की मुश्किल जिंदगी को और साम्राज्य की बेरहम हकीकत को अपनी आंखों से देखा था। इसीलिए जब उसे ट्रायल के विद्रोह की खबर मिली तो यह उसके लिए सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं रही बल्कि साहित्य के लिए एक गहरी प्रेरणा बन गई। साल 1855 में मेलविल ने एक कहानी लिखी, बेनिटो सेरेनो। यह सीधा सीधा ट्रायल की असली घटना से प्रेरित था। इसमें भी एक जहाज है, उसमें भी गुलामों का विद्रोह है और उसमें भी एक रहस्यमय कैप्टन है। लेकिन मेलविल ने इसे इतिहास की तरह नहीं लिखा। उसने इसमें रहस्य और प्रतीक जोड़े। उसने इसे इतनी गहराई दी कि यह केवल विद्रोह की दास्तान नहीं रही बल्कि पूरे समाज की सच्चाई को उजागर करने वाली रचना बन गई। कहानी का सार कुछ यूं है। इसमें मुख्य पात्र हैं बेनिटो सेरेनो, जो एक स्पेनिश कैप्टन है, फिर है बाबो, एक अफ्रीकी गुलाम नेता, और तीसरा किरदार है अमासा डिलानो, जो एक अमेरिकी कैप्टन है। कहानी की शुरुआत होती है जब डिलानो समुद्र में एक अजीब सा जहाज देखता है। वह जहाज टूटा फूटा और अस्त व्यस्त हालत में तैर रहा होता है। डिलानो उस पर चढ़ता है और तुरंत महसूस करता है कि यहां सब सामान्य नहीं है। कैप्टन सेरेनो बीमार और सहमा हुआ दिखता है। गुलाम अजीब से अनुशासन में व्यवहार करते हैं और डिलानो को बार बार लगता है कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन डिलानो भोला है। वह असली सच को नहीं पहचान पाता। असल में जहाज पर विद्रोह हो चुका है। गुलाम नेता बाबो कैप्टन सेरेनो को कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर रहा होता है। मेलविल ने इस पूरी स्थिति को रहस्य और तनाव से बुना। पाठक धीरे धीरे सच्चाई को समझते जाते हैं और यही इस कहानी की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। ग्रेग ग्रैंडन बताते हैं कि मेलविल की बेनिटो सेरेनो और असली ट्रायल की घटना में कई समानताएं थीं। असल घटना में भी गुलामों ने जहाज पर कब्जा किया था। वहां भी कैप्टन मजबूरी में था और वहां भी धोखे और चालाकी की परतें थीं। लेकिन फर्क यह था कि मेलविल ने इसे सिर्फ दर्ज नहीं किया, उसने इसमें साहित्य की गहराई और प्रतीक जोड़ दिए। उसने गुलाम नेता बाबो को एक रहस्यमय और लगभग शैतानी रूप में दिखाया। डिलानो को उसने भोलेपन का प्रतीक बनाया और पूरी कहानी को उसने एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर का रूप दिया। बेनिटो सेरेनो केवल विद्रोह की कहानी नहीं है, यह प्रतीकों से भरी हुई एक परतदार दास्तान है। किरदारों को देखें तो बेनिटो सेरेनो स्पेनिश साम्राज्य का प्रतीक है, कमजोर और टूटता हुआ, लेकिन अब भी सत्ता से चिपका हुआ। अमासा डिलानो अमेरिकी भोलेपन का प्रतीक है। वह सोचता है कि सब ठीक है, जबकि सच्चाई उसकी आंखों के सामने होती है। और बाबो अफ्रीकी गुलामों का प्रतीक है। वह प्रतिरोध करता है, वह ताकतवर है, लेकिन साहित्य में उसे डरावना और रहस्यमय बना दिया जाता है। मेलविल की यही ताकत है कि उसकी लिखी कहानी पाठक को सवाल पूछने पर मजबूर करती है। आखिर असली कैप्टन कौन है? गुलाम कौन है? और असली ताकत किसके हाथ में है? ट्रायल की असली घटना झूठ और छल पर खड़ी थी। ठीक वैसे ही बेनिटो सेरेनो भी भ्रम और धोखे से बुनी गई कहानी है। डिलानो को लगता है कि सब सामान्य है, लेकिन असलियत कुछ और होती है। पाठक भी शुरुआत में सच से अनजान रहता है और जब आखिर में रहस्य सामने आता है तो सब चौंक जाते हैं। यही वह थीम है जिसे ग्रैंडन एम्पायर ऑफ नेसेसिटी कहते हैं, जहां झूठ को सच बना दिया जाता है और सच को हमेशा छिपा दिया जाता है। ग्रैंडन यह भी कहते हैं कि मेलविल ने केवल इतिहास दोहराया नहीं, बल्कि उसमें गहराई डाली। उसने यह दिखाया कि गुलाम और मालिक की लड़ाई केवल ताकत की नहीं है,
यह मानसिकता और पहचान की भी लड़ाई है। मेलविल ने गुलाम नेता बाबो को एक ही समय पर खलनायक और नायक दोनों के रूप में दिखाया। सेरिनो को मजबूरी और दुख का प्रतीक बनाया और दिलानो को वह दर्पण बना दिया जिसमें हम खुद को देखते हैं। कभी कभी हमारी आंखों के सामने सच्चाई होती है, लेकिन हम उसे पहचान ही नहीं पाते। मेलविल की कहानी ने यह साबित किया कि साहित्य और इतिहास दो अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि कई बार साहित्य ही वह जरिया बन जाता है जो इतिहास को किताबों से निकालकर लोगों के दिल तक पहुंचा देता है। अगर ट्रायल के विद्रोह की बात केवल दस्तावेजों तक सीमित रहती तो शायद आज बहुत कम लोग इसके बारे में जानते, लेकिन जब मेलविल ने इसे बेनिटो सेरेनो में ढाला तो यह घटना अमर हो गई। ग्रैंडीन कहते हैं कि यही कारण है कि हमें इतिहास और साहित्य को साथ पढ़ना चाहिए, क्योंकि इतिहास हमें तथ्य देता है और साहित्य उन तथ्यों में भावनाएं भर देता है। लेकिन एक बड़ी आलोचना भी हुई। मेलविल की कहानी में गुलामों को रहस्यमय और डरावना दिखाया गया। बाबो को उसने लगभग शैतानी रूप में पेश किया। इसका असर यह हुआ कि कई पाठकों के मन में यह धारणा और गहरी बैठ गई कि गुलाम खतरनाक होते हैं और उन पर नियंत्रण जरूरी है। यानी साहित्य ने इतिहास को अमर तो किया, लेकिन साथ ही उस सोच को भी मजबूत कर दिया जिसे ग्रैंडीन नेसेसिटी कहते हैं। वह सोच जो गुलामी को किसी न किसी बहाने सही ठहराती थी। अब बात करते हैं प्रतिरोध की। जब हम प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस की कल्पना करते हैं तो अक्सर हमारे मन में केवल विद्रोह और हिंसा की तस्वीर आती है, लेकिन ग्रेग ग्रैंडीन बताते हैं कि गुलामों का प्रतिरोध केवल विद्रोह तक सीमित नहीं था। यह उनके रोजमर्रा के जीवन में भी था, उनकी संस्कृति में था, उनके विश्वास और आस्था में था। कुछ गुलाम जहाजों पर विद्रोह करते, कुछ भागने की कोशिश करते और कुछ अपने गीतों, नृत्यों और धर्म के जरिए गुलामी की जंजीरों के बीच भी स्वतंत्रता का अनुभव करते। अटलांटिक स्लेव ट्रेड में सबसे डरावनी जगह होती थी जहाज। सैकड़ों गुलामों को अंधेरी और तंग कोठरियों में ठूंस दिया जाता, बीमारियां फैलती और उन्हें अमानवीय यातनाएं दी जाती। लेकिन इन्हीं जहाजों पर सबसे साहसी प्रतिरोध भी सामने आए। ट्रायल का विद्रोह तो हमने देखा ही, इसके अलावा कई और जहाजों पर गुलामों ने कैदियों पर हमला किया। कभी हथियार छीन लिए, कभी कप्तानों को बंधक बना लिया। कुछ विद्रोह सफल रहे, कुछ असफल, लेकिन हर विद्रोह यह साबित करता था कि गुलाम केवल पीड़ित या सहनशील नहीं थे। वे हमेशा मौके की तलाश में रहते थे, मुक्ति की उस एक चिंगारी के इंतजार में। विद्रोह के अलावा गुलामों का सबसे बड़ा प्रतिरोध था भाग जाना। अमेरिका, कैरिबियन और लैटिन अमेरिका में हजारों गुलाम भागकर पहाड़ों, जंगलों और दूर दराज इलाकों में जाकर बस गए। इन भागे हुए गुलामों को मरून्स कहा जाता था। मरून्स ने अपनी स्वतंत्र बस्तियां बनाई। उन्होंने खेती की, हथियार बनाए और साम्राज्य की सेनाओं से टक्कर ली। कई बार यह बस्तियां इतनी मजबूत हो गईं कि यूरोपीय साम्राज्यों को उनसे शांति समझौते करने पड़े। यानी गुलामी की अंधेरी दुनिया के बीच भी आजादी के छोटे छोटे टापू मौजूद थे। लेकिन दोस्तों, प्रतिरोध हमेशा हथियार उठाकर ही नहीं होता। कभी कभी यह गानों, नृत्यों और कहानियों के जरिए भी होता है। अफ्रीका से आए गुलाम अपने साथ बहुत सारी परंपराएं, संगीत और विश्वास लेकर आए थे। उन्होंने ड्रम बजाए, गीत गाए और ऐसे सुर गढ़े जो दुख को ताकत में बदल देते थे। ग्रेग ग्रैंडीन कहते हैं, ये गाने सिर्फ मनोरंजन नहीं थे, ये संदेश थे। कभी ये भगोड़ों के लिए रास्ता दिखाने वाले संकेत बन जाते और कभी सामूहिक शक्ति का एहसास कराने वाले मंत्र। इसी तरह धर्म भी प्रतिरोध का हिस्सा बना। कई जगहों पर गुलामों ने ईसाई धर्म को अपनाया, लेकिन उसमें अपनी अफ्रीकी परंपराएं जोड़ दीं। इससे एक नई संस्कृति पैदा हुई जिसे क्रियोल कहा गया, और यह संस्कृति साम्राज्य के नियंत्रण से बाहर थी। ग्रेग ग्रैंडीन कहते हैं कि गुलामों का सबसे बड़ा प्रतिरोध यही था कि उन्होंने अपनी आत्मा को गुलाम बनने से इनकार कर दिया, चाहे वे खेतों में हों, खदानों में हों या जहाज की अंधेरी कोठरियों में। उन्होंने हमेशा अपने बच्चों को कहानियां सुनाई, नृत्य सिखाए और यह विश्वास दिलाया कि वे केवल गुलाम नहीं हैं। यह आत्मिक आजादी ही थी जिसने आने वाली पीढ़ियों के लिए उम्मीद का दीपक जलाए रखा। और यह प्रतिरोध केवल गीतों और परंपराओं तक सीमित नहीं रहा। कई जगहों पर गुलामों ने अदालतों में अपनी गवाही भी दर्ज करवाई। विद्रोहों के बाद उनके बयान लिए गए,
मिशनरियों और यात्रियों ने उनके गीतों और कहानियों को लिखा, यानी गुलामों की आवाज दबाई जरूर गई, लेकिन मिटाई नहीं जा सकी। वह आवाज आज भी हमें सुनाई देती है, कभी गीतों में, कभी कहानियों में और कभी इतिहास की गूंज में। इन गवाहियों से हमें यह समझ आता है कि गुलामी के अंधेरे के बावजूद उनकी आत्मा जिंदा थी। ग्रेग ग्रांडन कहते हैं, अगर हम केवल साम्राज्य के बनाए हुए दस्तावेज पढ़ें तो हमें गुलाम सिर्फ एक वस्तु, एक माल की तरह दिखेंगे, लेकिन जब हम उनकी अपनी गवाही सुनते हैं तो उनके भीतर की इंसानियत नजर आती है, उनका साहस नजर आता है और उनका प्रतिरोध भी सामने आता है। गुलामों के इस प्रतिरोध का असर बहुत गहरा था। इसने साम्राज्यों को भयभीत कर दिया, इसने उपनिवेशों की राजनीति को हिला दिया और इसने आने वाले स्वतंत्रता आंदोलनों को प्रेरित किया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हैती की क्रांति, जहां गुलामों ने फ्रांसीसी साम्राज्य को हराकर दुनिया का पहला स्वतंत्र अश्वेत गणराज्य बना लिया। ग्रेग ग्रांडिन लिखते हैं कि यह क्रांति और ऐसे ही अनगिनत छोटे बड़े विद्रोह इस बात का सबूत हैं कि गुलाम सिर्फ पीड़ित नहीं थे, बल्कि वे सक्रिय रूप से प्रतिरोध करने वाले इंसान थे। दोस्तों, गुलामी का इतिहास केवल अतीत की कहानी नहीं है, यह हमारी आज की दुनिया की नींव भी है। ग्रेग ग्रांडन की किताब द एम्पायर ऑफ नेसेसिटी हमें दिखाती है कि किस तरह लालच, सत्ता और जरूरत के नाम पर इंसानियत को कुचल दिया गया। लेकिन यह किताब हमें यह भी याद दिलाती है कि हर क्रूरता के बीच इंसान ने प्रतिरोध किया, आजादी के सपने को जिंदा रखा और आने वाली पीढ़ियों के लिए सबक छोड़े। किताब का शीर्षक ही अपने आप में बहुत गहरा है, द एम्पायर ऑफ नेसेसिटी। साम्राज्य हमेशा अपनी क्रूरता को जरूरत कहकर सही ठहराते थे। स्पेन कहता था, हमें सोना और चांदी चाहिए, यही हमारी जरूरत है। यूरोप कहता था, हमें चीनी, कपास और कॉफी चाहिए, यही हमारी जरूरत है। व्यापारी कहते थे, हमें सस्ता श्रम चाहिए, यही हमारी जरूरत है। यानी जरूरत के नाम पर इंसानियत का गला घोंटा गया। इस तरह नेसेसिटी का साम्राज्य खड़ा किया गया, एक ऐसा साम्राज्य जो इंसानियत के खिलाफ था। लेकिन ग्रेग ग्रांडन कहते हैं कि असली जरूरत तो इंसान की गरिमा है, उसकी स्वतंत्रता है और उसका इंसान बने रहना है। यानी किताब हमें यह सिखाती है कि अगर समाज लालच और मुनाफे को ही जरूरत मान ले तो धीरे धीरे वह समाज अपनी आत्मा खो देता है। ग्रांडन अपनी किताब में हरमन मेलविल के मशहूर उपन्यास बेनिटो शेरेनो का भी जिक्र करते हैं। मेलविल ने उसी घटना, ट्रायल जहाज पर हुए गुलाम विद्रोह को लेकर अपनी कहानी लिखी थी। ग्रांडन बताते हैं कि इतिहास और साहित्य को जोड़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि कहानी कहना, इतिहास लिखना और गवाही दर्ज करना, ये सब अपने आप में एक प्रतिरोध है। अगर कहानियां न कही जाएं तो अन्याय हमेशा सही ठहराया जाएगा। इसलिए यह किताब हमें याद दिलाती है, इतिहास को जानना और सुनाना सिर्फ ज्ञान नहीं है, बल्कि न्याय की लड़ाई है। अब सवाल उठता है, आज 21वीं सदी में जब गुलामी कानूनी रूप से खत्म हो चुकी है, तो यह कहानी हमारे लिए क्यों जरूरी है? ग्रांडन का जवाब साफ है, गुलामी का ढांचा भले बदल गया हो, लेकिन शोषण और असमानता आज भी मौजूद है। आज भी गरीब देशों के लोग सस्ते श्रम के लिए शोषित किए जाते हैं। आज भी प्रवासी मजदूर अमीर देशों की जरूरत पूरी करने के लिए अमानवीय हालात में काम करते हैं। आज भी रंगभेद और नस्लवाद समाज में गहराई से मौजूद हैं। यानी गुलामी का कानून भले खत्म हो गया हो, लेकिन उसकी परछाई अब भी हमारे समाज पर है। ये किताब हमें एक गहरा पैगाम देती है, इंसानियत किसी भी साम्राज्य या सत्ता से बड़ी है, चाहे वह 18वीं सदी का स्पेनिश साम्राज्य हो या आज की बहुराष्ट्रीय कंपनियां। अगर इंसान की गरिमा कुचली जाएगी तो प्रतिरोध जरूर होगा। किताब हमें यह भी सिखाती है कि हमें केवल पीड़ा की कहानियां नहीं सुननी चाहिए, बल्कि प्रतिरोध की कहानियों को भी याद रखना चाहिए, क्योंकि यही कहानियां हमें ताकत देती हैं। इस किताब का आखिरी संदेश है आत्मावलोकन। हमें खुद से पूछना होगा, क्या हमारी जरूरतें किसी और की पीड़ा पर बनी हैं? क्या हमारी समृद्धि किसी और के शोषण पर खड़ी है? अगर हां, तो हमें अपनी सोच बदलनी होगी। ग्रेग ग्रांडन हमें याद दिलाते हैं कि असली सभ्यता वही है जहां इंसानियत सबसे ऊपर हो, जहां कोई भी साम्राज्य, कोई भी ताकत इंसान की गरिमा से बड़ी ना हो। दोस्तों, द एम्पायर ऑफ नेसेसिटी सिर्फ इतिहास की किताब नहीं है,
यह एक आईना है जो हमें दिखाता है कि इंसान अगर अपनी जरूरतों को इंसानियत से ऊपर रखेगा तो साम्राज्य तो बनेंगे, लेकिन वे साम्राज्य इंसान को भीतर से खोखला कर देंगे। और यह भी बताती है कि चाहे अन्याय कितना भी बड़ा क्यों ना हो, प्रतिरोध की आग कभी बुझती नहीं। आज की दुनिया में हमें यही याद रखना है, आर्थिक प्रगति, राजनीतिक शक्ति या तकनीकी तरक्की, कुछ भी इंसान की गरिमा से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि असली जरूरत है हमारी साझा इंसानियत। तो दोस्तों, यह थी ग्रेग ग्रैंडन की किताब द एम्पायर ऑफ नेसेसिटी, स्लेवरी, फ्रीडम एंड डिसेप्शन इन द न्यू वर्ल्ड की पूरी कहानी। एक ऐसी किताब जो हमें न केवल इतिहास की सच्चाई दिखाती है, बल्कि आज के समाज का आईना भी पेश करती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपको और भी गहरी, सोचने पर मजबूर करने वाली किताबों का सार हिंदी में ला सकें। धन्यवाद।